and welcome to Bhaduri Foundation. Today we will study Geography Class 12th, NCERT, Chapter 1st, Human Geography, Nature and Scope. इस चैप्टर का हम इम्पोर्टेंट कंटेंट ही पढ़ेंगे जिससे टाइम बचे. ओरिएंटेशन होगा इसका एकेडमिक और यूपीएससी एग्ज़ाम पर्पस से. लेट्स स्टार्ट. ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन. डिसिप्लिन माने होता है सब्जेक्ट. तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में हमने पढ़ा है और हम पढ़ रहे हैं. यू आर आल्सो एक्वेंटेड मतलब जानना, एक्वेंटेड विद द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस दैट स्प्राउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ज्योग्राफी. तो तुमने वो ब्रांचेस भी पढ़ी होगी या समझी होगी जो कि ज्योग्राफी में से निकलती है, स्प्राउट होती है. जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी विद द मदर डिसिप्लिन दैट इज ज्योग्राफी. तो ह्यूमन ज्योग्राफी है जैसे, तो इसका मदर डिसिप्लिन क्या है? ज्योग्राफी है. मतलब ज्योग्राफी एक मेन सब्जेक्ट है, उसके छोटे छोटे उसकी ब्रांचेस निकली है. जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी होता है. तो ज्योग्राफी एज ए फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल. तो ज्योग्राफी एक स्टडी के रूप में देखें तो इंटीग्रेटिव है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेटेड है. एम्पिरिकल है, मतलब फैक्ट बेस्ड है. एंड प्रैक्टिकल है, मतलब डेली लाइफ में एप्लीकेबल है ज्योग्राफी. तो दस द रीच ऑफ ज्योग्राफी इज एक्सटेंसिव एंड ईच एंड एवरी इवेंट और फेनोमेना विच वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम कैन बी स्टडीड ज्योग्राफिकली. तो इसलिए हर फेनोमेना, हर घटना जो हमारे जीवन में है उसको हम ज्योग्राफिकली पढ़ सकते हैं. तो द अर्थ कंप्राइजेज टू मेजर कंपोनेंट. नेचर मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट एंड लाइफ फॉर्म. तो मतलब हम जो देखते हैं अर्थ को, तो दो भाग में उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. एक तो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है इन्वायरमेंट में हमारी, मिट्टी, पेड़ पौधे सब कुछ, और लाइफ फॉर्म्स और जो जीवन है. तो फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड्स. तो फिजिकल ज्योग्राफी तो फिजिकल कंपोनेंट्स की स्टडी करता है जो कि इन्वायरमेंट में है, और ह्यूमन ज्योग्राफी इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करता है उन फिजिकल फैक्टर्स की विद द ह्यूमन बींग्स. द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल माने रिलेटिंग टू स्पेस, अलग अलग जगह जो होती है. स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट, द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी स्टडीड एज ज्योग्राफिकली. तो हम इसको ज्योग्राफिकली पढ़ सकते हैं. अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह पे ह्यूमन फेनोमेना का. सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो है, क्यों है वो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हम पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी में. कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज ए होम ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो जो ज्योग्राफी डिसिप्लिन का जो कोर कंसर्न है उसमें हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स को अर्थ के कंटेक्स्ट में हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं. तो ज्योग्राफी गोट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म एंड द वाइड रेंजिंग डिबेट्स स्टार्टेड वेदर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन शुड बी ए लॉ मेकिंग, थ्योराइजिंग, नोमैथेटिक. तो ज्योग्राफी की जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें डिबेट ये है कि ज्योग्राफी को हम एज ए डिसिप्लिन कंसीडर करें कि ये थ्योराइजिंग है, नोमैथेटिक है, मतलब थ्योरी देता है, या डिस्क्रिप्टिव है, या आइडियोग्राफिक है. तो ये एक डिबेट है कि ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन थ्योराइजिंग है, मतलब जब सिर्फ थ्योरी होता है, या डिस्क्रिप्टिव है. द डाइकोटमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट ए वेरी वैलिड वन बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर इनसीपरेबल एलिमेंट्स. मतलब जो डायकोटमी है, मतलब जो दो भाग है ज्योग्राफी के, कि फिजिकल ज्योग्राफी है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये इनसीपरेबल है क्योंकि एक दूसरे से इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं. एंड शुड बी होलिस्टिकली, दोनों को इकट्ठा करके ही हम पूरा पढ़ सकते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फेनोमिना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर्स. ये हम समझ सकते हैं कि दोनों जो फिजिकल और ह्यूमन फेनोमिना है
उसको हम व्यंग्य के रूप में मेटाफर्स यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम ह्यूमन एनाटोमी, तो ह्यूमन एनाटोमी से हम उनको दोनों को कनेक्ट करते हैं। वी ऑफन टॉक द फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, जैसे नदी का मुंह कहते हैं, मुंह किसका होता है? ह्यूमन बींग का होता है। या आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, मतलब तूफान की आँख, आँख किसकी होती है? ह्यूमन बींग की होती है। तो हम नेचर को ह्यूमन एनाटोमी से स्टडी करते हैं, मिलाते हैं उनको। सिमिलरली रीजन्स, विलेज, टाउन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही अब विलेज है, गांव है, टाउन्स है, शहर और सिटी है, इनको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ह्यूमन बींग के होते हैं। तो जर्मन जियोग्राफर्स डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टेट और कंट्री को जर्मन जियोग्राफर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे एंड वाटरवेज हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ए आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। और जो रोड रेलवे का नेटवर्क है उसको, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज होती है, उनको आर्टरीज कहा गया है। ह्यूमन जियोग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। तो रेटजेल कहते हैं ज्योग्राफी को डिफाइन करते हुए ह्यूमन ज्योग्राफी को। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो सिंथेटिक स्टडी है जो कि रिलेशनशिप बताती है ह्यूमन सोसाइटी की अर्थ पे, अर्थ के साथ। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर पढ़ेगा। अब ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप between the physical environment and socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं। किसकी? फिजिकल इन्वायरमेंट की। किससे? ह्यूमन बींग्स के सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से। उनका क्या म्यूचुअल इंटरेक्शन है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्स क्या है? लैंड फॉर्म, सोयल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना। तो कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड। तो ह्यूमन बींग्स ने कितनी चीज़ों को क्रिएट किया है थ्रू दियर एक्टिविटीज़ ऑन द स्टेज प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट। हाउस, विलेज, सिटीज़, road, rail network, industry, farm, ports, items of our daily use and all other elements of material culture have been created by human beings using the resources provided by the physical environment। तो ह्यूमन का और फिजिकल इन्वायरमेंट का इंट्रैक्शन हुआ और बदले में क्या प्रोड्यूस हुआ? कुछ मैन मेड चीज़ें, जैसे कि घर, जैसे कि गांव, शहर, रेलवे नेटवर्क, इंडस्ट्रीज़, ये प्रोड्यूस हुआ। तो वाइल फिजिकल इन्वायरमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन बींग्स, इट हैज़ आल्सो इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइफ्स। तो क्योंकि बहुत सारे फिजिकल इन्वायरमेंट को ह्यूमन बींग ने मॉडिफाई कर लिया अपने अनुकूल अकॉर्डिंगली, ऐसे ही ह्यूमन बींग भी काफ़ी मॉडिफाई हुआ है फिजिकल इन्वायरमेंट से। अब है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसका क्या मतलब है? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस मतलब ह्यूमन को नेचर बनाना, एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और नेचर को ह्यूमन बनाना। मतलब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब होता है, मतलब ह्यूमन को नेचर के नज़दीक लाना, नेचर जैसा बनाना। मतलब ह्यूमन इज अफेक्टेड बाय द नेचर। और जो दूसरी है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, का मतलब है कि नेचर इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन, मतलब नेचर को कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन। और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का मतलब है कि नेचर कंट्रोल कर रही है ह्यूमन को। तो यहाँ हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो लाइजेशन होता है ना, नेचुरलाइजेशन, किसका? ह्यूमन का। मतलब ह्यूमन जो है वो अब नेचर से अफेक्ट हो रहा है, नेचुरलाइजेशन हो गया ह्यूमन का। और जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, मतलब नाइजेशन हो रहा है किसका? नेचर जो बन रहा है वो अफेक्ट किससे हो रहा है? ह्यूमन बींग से। तो ये चीज़ है।
तो टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है? कल्चरल का डेवलपमेंट हो रहा है। ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉस। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो टेक्नोलॉजी का अच्छा डेवलपमेंट कर सके हैं जब वो प्रकृति के नियम को समझ गए, नेचुरल लॉज को समझ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस डिस्कवर फायर। तो जब ह्यूमन बींग ये समझ गया कि फ्रिक्शन की क्या पावर है तो उससे आग की खोज कर ली। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर्स ऑफ सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स एनेबल्ड अस टू कनकर मैनी डिसीज। ऐसे ही जब डीएनए हम समझ गए तो काफ़ी डिसीज़ का इलाज हमने ढूंढ लिया। वी यूज़ द लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन्स। और जब हम एरोडायनेमिक्स के लॉ समझ गए तो हमने जहाज की खोज कर ली। तो ये नेचुरल लॉज हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने को फैसिलिटेट करने में। तो नेचर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। तो नेचर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। एंड टेक्नोलॉजी लूजन्स द शैकल्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। और टेक्नोलॉजी से ह्यूमन बींग के ऊपर जो कॉन्स्टेंट थी इन्वायरमेंट की वो टूट गई है, वो शैकल्स जो जंजीरें थी वो टूट गई है। In the early stages of their interaction with their natural environment, humans were greatly influenced by it. जब ह्यूमन बींग का नेचर से शुरू में इंटरेक्शन हुआ तो ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे इन्वायरमेंट से। वो समझते नहीं थे प्रकृति को पहले, तो प्रकृति से बहुत डरते थे, प्रकृति के अनुसार काम करते थे। दे एडप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। और प्रकृति के नियम को वो अडॉप्ट करते थे। दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज आल्सो प्रिमिटिव। क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था और सोशल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं था। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर वॉज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इस टाइप के इंटरेक्शन जिसमें जो ह्यूमन बींग था प्रिमिटिव नेचर का था और नेचर को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स मानता था और नेचर के अनुकूल ही काम करता था, नेचर के डिक्टेट पे काम करता था, तो उसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। मतलब कि इन्वायरमेंट ही डिटरमाइन कर रहा है ह्यूमन की लाइफ को, इसलिए इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। डिटरमिन माने मतलब डिसीजन देना, तो इन्वायरमेंट डिसीजन देता था कि ह्यूमन बींग को क्या करना है। ये हो गया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एट दैट स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन हु लिसन टू नेचर वाज अफ्रेड ऑफ द फ्यूरी एंड वॉरशिप्ड। तो नेचर की पूजा करते थे, नेचर से डरते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी और डेवलप नहीं थी। ह्यूमन बींग्स प्रिमिटिव सोसाइटी विच लिव इन कंप्लीट हार्मनी विद दियर नेचुरल इन्वायरमेंट। और जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो बिल्कुल हार्मनी में रहती थी नेचुरल इन्वायरमेंट के। नेचर इज ए पावरफुल फोर्स वर्शिप्ड रिवर्ड एंड कंजर्व्ड। एक पावरफुल फोर्स था नेचर और उसकी पूजा की जाती थी और उसको कंजर्व किया जाता था। देयर इज ए डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन देम। तो ह्यूमन बींग्स की डायरेक्टली डिपेंडेंस थी नेचर पे। द फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर सच सोसाइटीज बिकम द मदर नेचर। और फिजिकल इन्वायरमेंट है जो फॉर सच सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी के लिए जो प्रिमिटिव नेचर की थी, लेस डेवलप थी, उसके लिए नेचर जो था वो मदर थी। विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जैसे जैसे सोसाइटी और कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन डेवलप्ड बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ गई, तो दे मूव फ्रॉम ए स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू ए स्टेट ऑफ फ्रीडम। तो अब ह्यूमन बींग जो है वो नेसेसिटी से लेके फ्रीडम पे पहुंच गया। दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के जो रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करके उसने नई पॉसिबिलिटीज़ जनरेट कर दी। क्या? द अर्लियर स्कॉलर्स टर्म्ड दिस एज पॉसिबिलिज्म। तो जो अर्लियर स्कॉलर्स हैं इसको पॉसिबिलिज्म उन्होंने नाम दिया। पहले था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसमें इन्वायरमेंट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर
was the deciding fate for the human beings. Possibilities में human beings determine the use of nature and he has adopted the nature according to his need. Nature provides opportunities and human beings make use of these and slowly nature gets humanized. और धीरे धीरे नेचर को उसने ह्यूमनाइज कर लिया, मतलब कि अपना असर नेचर पे डालना शुरू कर, स्टार्ट्स बियरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ द ह्यूमन एंडेवर, और ह्यूमन के प्रयत्न उस पर दिखने लग गए नेचर पे. ए जोग्राफर, एक भूगोल शास्त्री था जिसका नाम ग्रिफिथ टेलर था, इंट्रोड्यूस्ड अनदर कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट्स ए मिडिल पथ. तो एक हो गया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एक हो गया इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म. इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता था फेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, लेकिन पॉसिबिलिज्म में ह्यूमन बीइंग डिसाइड करता था यूज ऑफ नेचर. जो ग्रिफिथ टेलर था उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, मिडिल पथ एडवाइज किया बिटवीन टू आइडियाज ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. ही टर्म्ड इट एज नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, या रुको और डिसाइड करने की पॉलिसी नियो डिटर्मिनिज्म कहलाती है. इसमें क्या हुआ, द कॉन्सेप्ट शोज दैट द नीदर इज दियर ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, कि कोई भी जो सिचुएशन है दोनों वो जरूरी नहीं है, ना तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नॉर इज दियर ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम पॉसिबिलिटी, और ना ही पूरी फ्रीडम होनी चाहिए नेचर को यूज़ करने की पॉसिबिलिज्म की. इट मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स कैन कनकर नेचर बाय ओबेइंग इट. इसका मतलब ये है मिडिल पथ का कि ह्यूमन बींग नेचर को जीत सकता है उसको पालन करके, उसके नेचुरल लॉज का पालन करके, ओबे करके. दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल्स एंड कैन प्रोसीड इन दियर परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट. उसे नेचर के रेड सिग्नल को रिस्पॉन्ड करना होगा और फिर डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ सकता है. व्हेन नेचर परमिट्स द मॉडिफिकेशन, जब नेचर उस मॉडिफिकेशन को परमिट करे. इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स which do not damage the environment and there is no free run without accidents. It means इसका मतलब है कि possibilities can be created, possibility बनाई जा सकती है within the limits which do not damage the environment and there is no free run without accident. The free run which the developed countries attempted to take has already resulted in the greenhouse effect. और जो फ्री रन है मतलब फ्रीडम से नेचर को यूज़ करना है वो ऑलरेडी ग्रीन हाउस पे इफेक्ट डाल चुकी है. ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर्स एंड डिग्रेडिंग लैंड्स. द न्यू डिटर्मिनिज्म कंसेप्चुअली अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग ए बैलेंस नलिफाइंग द ईदर और डाइकोटमी. वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट. जो वेलफेयर स्कूल है या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल. वो लोगों के वेलफेयर से, सोशल वेलबींग से कंसर्न है, उसकी स्टडी करता है. दीज इंक्लूडेड एस्पेक्ट सच एज द हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ह्यूमनिस्टिक स्कूल कहता है. रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है, मतलब रेडिकल जो कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉयड मार्क्सिज्म थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी. वो मार्क्स की थ्योरी को एम्प्लॉय करता है. पॉवर्टी का मेन कारण बढ़ता है डिप्राइवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी. कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म. वो जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, आज की जो प्रॉब्लम है, उसका जो रीज़न है, उसका जो कारण है, वो ग्रोइंग कैपिटलिज्म को बताता है. रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट. Behavioral school of thought laid great emphasis on lived experience and also on the perception of space by social categories based on ethnicity, race and religion etc. तो behavioral school of thought कहता है कि जो सोशल कैटेगरीज बनी है, एम्फेसिस ऑफ लाइड एक्सपीरियंस है, वो एथनिसिटी, रेस और रिलीजन पे बेस करता है. मतलब बिहेवियर of the society is dependent on ethnicity, race and religion etc. Human geography assumes a highly interdisciplinary nature.
Human geography assumes a highly interdisciplinary nature. It develops close interface with other sister disciplines in social science in order to understand the explain human elements on the surface of the earth. तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब इट इज़ इंटीग्रेटेड विद अदर disciplines of the geography of the mother discipline geography. With the expansion of knowledge, new subfield emerged, and it has also happened to human geography. Chapter complete.